नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक एक करके जानेंगे। दोस्तों पहली बड़ी खबर, भारत चीन सीमा विवाद के बीच इंडियन आर्मी ने फिलहाल डुबो दिए हैं समुद्र में जहाज। यहाँ जारी नौसैनिक अभ्यास के दौरान मिसाइल ने डुबोया तोप तो चीन के छूटे पसीने भी। दूसरी बड़ी अपडेट, फिलहाल चीन बढ़ा रहा सीमा पर फौज तो भारत ने धड़ाधड़ बना रहा है मिसाइल। चीन के पूरी तरीके से सरेंडर होता दिख रहा है। तो वहीं आपको बता दें सीमा पर पाकिस्तान के ड्रोन को उड़ाया है इंडियन आर्मी ने। जी हां, बीएसएफ ने उड़ाया पाकिस्तानी ड्रोन। पंजाब की तरफ गुरदासपुर में भारत ने भेजा था दो ड्रोन, उसके बारे में आपको बताएंगे। और उस बीच शी जिनपिंग बौखलाया, भारत अमेरिका को खुलेआम धमकी दी, कहा चीन के हितों से अगर हुई छेड़छाड़ तो नहीं बैठेंगे चुप, ये भी बताएंगे। तो सब कुछ खबरें जानना आपको बेहद जरूरी है। क्या रूस और चीन एक साथ आ रहे हैं? एक बड़ी आहट और बड़ी संधि जानेंगे इसके बारे में। क्या है ये सैन्य संधि जो रूस संकेत दे रहा होने के लिए, इनके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही ये देश न केवल कोविड-19 को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को भी मुंहतोड़ और करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, फिलहाल अरब सागर में जारी नौसैनिक अभ्यास के दौरान मिसाइल ने डुबोया जंगी जहाज। जी हाँ, चीन के छूटे पसीने। दरअसल भारतीय नौसेना ने शुक्रवार को अरब सागर में एक नेवल एक्सरसाइज के दौरान एंटी शिप मिसाइल लॉन्च की। नेवी ने बताया है कि मिसाइल ढोने वाले युद्धपोत आईएनएस प्रबल ने शुक्रवार को एक पुराने गोदावरी क्लास डी कमीशन जहाज को निशाना बनाते हुए एंटी शिप मिसाइल लॉन्च की है। निशाना इतना सटीक था कि टारगेट शिप समुद्र में डूब गया। नेवी ने बताया है कि मिसाइल ने घातक सटीकता से अपने मैक्सिस रेंज में टारगेट को निशाना बनाया था। बता दें कि आईएनएस प्रबल पर 16 रूसी निर्मित KH-35 अर्बन एंटी शिप मिसाइल तैनात है। इनकी अनुमानित क्षमता 130 किलोमीटर तक है। इस बीच नौसेना के स्वदेश निर्मित गोदावरी क्लास के युद्धपोत को 1983 में नौसेना में शामिल किया गया था। इस क्लास के 3 पोत बनाए गए थे, जिसमें स्वदेशी युद्धपोत के डिजाइन के साथ रूसी और पश्चिमी वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। इस क्लास में 2 पोते, पहली गोदावरी को 2015 और दूसरे सेकेंड क्लास के पोत गंगा को 2018 में डीकमीशन कर दिया गया था। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर समुद्र में जंगी जहाज़ों ने चीन खास करके जहाज़ों को डुबेने के बाद पाकिस्तान और चीन दोनों सरेंडर समुद्र में होते नजर आ रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल चीन बढ़ा रहा है लगातार LAC पर अपने सेनाओं को। भारत धड़ाधड़ बना रहा है मिसाइल। चीन कह रहा है कि इस तरीके से कैसे शांति होगी। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ हुए विवाद के बाद अब भारत अपने डिफेंस सिस्टम को लगातार मजबूत कर रहा है। उधर चीन सीमा पर फौज जुटाने में लगा हुआ है, इधर वैज्ञानिक धड़ाधड़ मिसाइल और ताकतवर हथियारों के परीक्षण में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में भारत ने गुरुवार को राजस्थान के पोखरण में तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल नाग का सफलतापूर्वक अंतिम परीक्षण भी किया। इसे सामरिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में हथियार तैनात करने का रास्ता साफ करने के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। और ये मिसाइल दिन और रात दोनों समय दुश्मन टैंकों से भिड़ने में सक्षम है। अंतिम परीक्षण के बाद मिसाइल उत्पादन के करीब पहुंच गई हैं। और इससे पहले 9 अक्टूबर को भारत ने सुखोई 30 लड़ाकू विमान से एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण भी किया गया था। आंकड़ों के मुताबिक DRDO की तरफ से पिछले करीब 3 महीनों के अंदर ये 8वां मिसाइल परीक्षण है। सीमा पर पाकिस्तान की 3 और हरकतों के मद्देनजर DRDO मेड इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देते हुए तेजी के साथ सामरिक, परमाणु और पारंपरिक मिसाइलों को विकसित करने में जुटा हुआ है। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने गुरुवार को INS कवरत्ती को भारतीय नौसेना सुपुर्द कर दिया गया। ये भी बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं चीन को बड़ा झटका लगा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग, शी जिनपिंग ने दी भारत अमेरिका को धमकी, कहा चीन के हितों से छेड़छाड़ हुई तो नहीं बैठेंगे चुप। जी हाँ, दरअसल चीन की भारत और ताइवान को लेकर अमेरिका के साथ तनाव की सिचुएशन अभी भी बनी हुई है। इन सब के बीच चीन ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने धमकी दी है कि चीन की संप्रभुता, सुरक्षा और विकास के हितों से छेड़छाड़ हुई तो वो चुप नहीं बैठेगा। भारत और अमेरिका का नाम लिए बिना शी जिनपिंग ने कहा है कि अगर किसी भी ताकत ने चीन को तोड़ने की कोशिश की तो वो चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह की गंभीर स्थिति आती है तो चीन की जनता
मुंहतोड़ जवाब देगी। शी जिनपिंग ने कहा है कि फिलहाल चीन न तो आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करेगा और न ही विस्तारवाद को बढ़ावा देगा, लेकिन चीन की संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों को अनदेखा किया जाता है तो हम खामोश भी नहीं बैठेंगे। इस बीच हम किसी की अनुमति नहीं देंगे कि वो किसी चीनी क्षेत्र पर अतिक्रमण करे और उसे बांटने की कोशिश करे। जिनपिंग ने अपने भाषण में हालांकि किसी देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जिनपिंग ने भारत और अमेरिका को लेकर ये बातें कही, क्योंकि जिनपिंग का बयान ऐसे समय में आया है जब चीन के भारत और अमेरिका के संबंधों के तनाव काफ़ी ज़्यादा है। इस तरीके से उन्होंने ये बड़ी बातें कही है। हम चलते हैं अगली अपडेट। फिलहाल गुरदासपुर में भारत पाकिस्तान सीमा पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ की फायरिंग के बाद लौटा। जी दरअसल पाकिस्तान के ड्रोन को भी भारतीय सेनाओं ने उड़ाया है। सीमा से ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दरअसल गुरदासपुर में डेरा बाबा नामक स्थित भारत पाक राष्ट्रीय सीमा पर एक बार फिर से ड्रोन देखा गया। ड्रोन भारत की तरफ आ रहा था, जिसके बाद बीएसएफ के जवानों ने उस ड्रोन पर गोलियां शुरू कर दी, गोलियां चलाना शुरू करी, जिसके बाद नज़दीक होने की वजह से एक ड्रोन फिलहाल वापस लौट गया, लेकिन एक ड्रोन को भारतीय सेनाओं ने उड़ाया है। आपको बता दें कि मार के गिरा दिया है। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है सेक्टर गुरदासपुर की 90वीं बटालियन की बिपोले मेतला के वे सब जवानों के भारत में घुस रहे ड्रोन को देखा और जवानों ने फायरिंग शुरू की, जिसमें एक जवान पूरी तरीके से गिर गया है, जबकि एक जवान हवा में उड़ गया था। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान को यह बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार सुबह 5:45 बजे के करीब बीएसएफ की 90वीं बटालियन की बीओपी मेतला पर तैनाती बीएसएफ ने इस पाकिस्तान की नापाक मंसूबों को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ये कोई पहला वाकया नहीं, इससे कई पहले बार भी इस तरीके की हरकतें कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। हम चलते हैं अगली अपडेट। अमेजन ने संसदीय समिति के सामने पेश होने से किया इनकार, तो मीनाक्षी लेखी ने बताया विशेषाधिकार का हनन होगी कानूनी कार्रवाई। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर संसद की संयुक्त समिति के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। समिति के प्रमुख और भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि इस विशेषाधिकार हनन का करारा जवाब दिया है। समिति ने अमेजन के प्रतिनिधियों से 28 अक्टूबर को पेश होने को कहा था। लेखी ने शुक्रवार को कहा है कि समिति को सर्वसम्मत राय है कि ई कॉमर्स कंपनी के खिलाफ सरकार को दंडात्मक कार्रवाई के लिए सुझाव दिया जा सके। उन्होंने कहा है कि अमेजन ने 28 अक्टूबर को समिति के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है और अगर ई कॉमर्स कंपनी की ओर से कोई पेश नहीं हुआ तो ये विशेषाधिकार उल्लंघन के समान होगा। बहरहाल फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी प्रमुख अंकी दास डाटा सुरक्षा के मुद्दे पर शुक्रवार को समिति के सामने पेश हुई हैं। सूत्रों ने बताया है कि समिति के सदस्यों ने फेसबुक इंडिया के प्रतिनिधियों से कई तरह के सवाल पूछे हैं। बैठक के दौरान एक सदस्य ने कहा है कि सोशल मीडिया कंपनी को अपने विज्ञापन दाताओं ने वाणिज्यिक दाताओं फायदे के लिए अपने उपभोक्ताओं के डाटा में सेंध नहीं लगाने देनी चाहिए थी। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। फिलहाल रूस कर सकता है चीन के साथ सैनिक संधि, राष्ट्रपति पुतिन ने दिए संकेत। ऐसे में भारत अमेरिका मालाबार के खिलाफ रूस और चीन की एकता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे न सिर्फ एशिया बल्कि दुनिया भर में सतर्क निगाहों से देखा जा रहा है। भारत के लिए भी इस पर गौर करना बेहद ज़रूरी है। पुतिन ने कहा है कि वे रूस और चीन के बीच सैनिक संधि करने के विचार करने को तैयार हैं। वे संधि कुछ उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो जैसी हो सकती है। नाटो पश्चिमी देशों की सैनिक संधि है जिसमें प्रावधान है कि किसी एक देश पर हमला होने पर संधि के सदस्य बाकी देशों की उसे खुद पर हमला मानेंगे। मॉस्को स्थित थिंक टैंक ब्लादाई डिस्कस क्लब के सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए गुरुवार रात पुतिन ने कहा है फिलहाल ऐसी किसी संधि के प्रस्ताव पर विचार नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ इसकी संभावना से हम इनकार भी नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने एक संभावना जताई है, ऐसे में भविष्य की इसकी संभावना ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ चीन और रूस का एक होना ये अपने आप में बेहद बड़ी खबर है। और अगर एक होते हैं तो कहीं ना कहीं ये कहीं और बाकी देशों के लिए भी एक टेंशन के लिए बात होगी और भारत को भी इसमें बारीकी से नज़र रखनी ही पड़ेगी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल चीन के हुक्मरान, जी हाँ, चीन के हुक्म पर इमरान ने की भूटान के पीएम से बातचीत। दरअसल नेपाल की तरह भूटान को भारत के खिलाफ भड़काने में नाकाम रहे चीन की एक और चाल चली है। बीजिंग ने अब अपने गुलाम पाकिस्तान को इस काम में लगा दिया है। पाकिस्तान की चीन के मंसूबों को अंजाम देने के लिए भूटान के करीब आने की कोशिश कर रहा है ताकि उसे भारत के खिलाफ खड़ा किया जा सके और अपनी इस साजिश के तहत
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को भूटान के प्रधानमंत्री लोटे त्शेरिंग से फ़ोन पर बातचीत की है और ये पहली बार है जब पाक के प्रधानमंत्री ने भूटान के किसी नेता से बातचीत की। ऐसे में पाकिस्तान की नीयत पर भी सवाल उठना लाजमी है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग बढ़ाने और कोरोना वायरस सहित तमाम विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की है। इस दौरान इमरान खान ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए भूटान द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ की थी और इतना ही नहीं, इमरान खान ने भूटान के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान आने का भी न्योता दिया था। द्विपक्षीय बातचीत के दौरान खान ने भूटान के साथ पाकिस्तान के घनिष्ठ संबंध के महत्व को रेखांकित किया। इसके साथ ही दोनों देशों में नियमित द्विपक्षीय संबंध, लोगों के आदान प्रदान और विकासशील देशों पर कोरोना की मार को लेकर भी चर्चा हुई। इमरान खान ने ऐसे वक्त में भूटान के प्रधानमंत्री से बातचीत की जब भूटान चीन को भारत के खिलाफ खड़ा करने में नाकाम रहा और इससे ये साफ हो जाता है कि इमरान खान अपने आका के हुक्म का पालन कर रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है जहाँ पर चीन को एक और बड़ा झटका। दरअसल ताइवान पर चीन की बौखलाहट का अमेरिका पर कोई असर नहीं, भारत भी आगे बढ़ने की तैयारी पे है। दरअसल चीन ताइवान को लेकर पहले से काफ़ी आक्रामक रहा, लेकिन अब ताइवान के साथ दूसरे देशों के घनिष्ठ होते संबंधों ने भी उसकी आक्रामकता और चिंता दोनों ही बढ़ा दी है। इसी आक्रामकता की सबसे बड़ी वजह दरअसल उनकी विस्तारवादी नीति का ही परिणाम है। चीन की यही विस्तारवादी नीति और उनकी आक्रामकता दुनिया को अब रास नहीं आ रही है। इसका ही नतीजा है कि दुनिया के कई बड़े देश रूस के बढ़ते कदमों को थामने में लगे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम अमेरिका का है और इसके अलावा भारत भी इसमें उसका साथ दे रहा है। इन दोनों ने ही चीन को रणनीतिक दृष्टि से रोकने के लिए ताइवान को अपना जरिया बनाया। वहीं दोनों ने ही आर्थिक तौर पर उनको कमज़ोर करने के लिए कई राज्यों में फैलने दी। तो इस तरीके से चीन पूरी तरीके से बौखलाया है। अब क्या करे वो समझ में स्वयं मुश्किल नहीं आ रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी बिहार में गरजे। पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पार्टी पर बोला बड़ा हमला। आर्टिकल 370 पर पीएम मोदी ने विपक्षियों को दी चेतावनी। कहा ये आर्टिकल 370 को ख़त्म करना चाहते हैं। जहां पे अब देश जाना नहीं चाहता है, ये देश को पीछे करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी सासाराम समेत 3 रैलियां पीएम मोदी ने कही और 3 की 3 रैलियों में पीएम मोदी ने जमकर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी लालू प्रसाद यादव के जंगल राज पर जमकर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा है कि फिलहाल आज आर्टिकल 370 जहां खत्म किया गया है, देशभक्ति से जुड़े, राष्ट्रभक्ति से, देश हित से जुड़े तमाम कानूनों पर तेजी के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज कांग्रेसियों के नेता लगातार ये कहते फिर रहे हैं कि सरकार सत्ता में अगर आई तो हम आर्टिकल 370 खत्म कर देंगे। अब आप बताइए क्या ऐसी सत्ता को आप सरकार में बैठाना चाहते हैं जो देश हित से खिलवाड़ करे? इसको लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस की भी चुनौती दी है। कांग्रेस को चेतावनी और चुनौती दोनों दी। उन्होंने कहा है कि किसी पे हिम्मत नहीं है कि आर्टिकल 370 को अब खत्म करे। देश पीछे जाने के मोड़ में नहीं है, देश आगे बढ़ेगा और देश को पीछे करने वालों को जनता जवाब देगी और करारा जवाब देगी। तो पीएम मोदी ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। इस बीच पीएम ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि फिलहाल हमारे सच्चे नेता और अंतिम समय तक काम करने वाले हमारे नेता थे। उनको बिहार में पीएम मोदी ने उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी। और इसके साथ ही फिलहाल एलजेपी को लेकर पीएम मोदी ने कोई पत्ते नहीं खोले, ना ही एलजेपी पर कोई कटाक्ष किया। ऐसे में ये भी जानकारों का मानना है कि केंद्र में साथ में होने की वजह से पीएम मोदी ने ऐसा नहीं बोला। जबकि बिहार में लालटेन और आरजेडी को लेकर पीएम मोदी ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा गया कि रैली में कि फिलहाल लालटेन की अब ज़रूरत खत्म हो चुकी है। बिहार ही नहीं, अब पूरे देश में हमने एलईडी ला दिया है। ऐसे में लालटेन की ज़रूरत ही नहीं है। लालटेन को विदा करो और तीर कमान को फिर से लाओ, बीजेपी को लाओ, कमल खिलाओ समेत एक बार फिर से मत करो विचार। अब की बार नीतीश सरकार का नारा दिया। पीएम ने कहा कि एनडीए को फिर से जिताएं, सरकार बनाएं। एनडीए से ही देश का भविष्य तय है, बाकी सारी पार्टियां चोर पार्टियां हैं। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। फिर रामविलास पासवान को पीएम मोदी ने दी सच्ची श्रद्धांजलि तो भावुक हुए चिराग ने कही बड़ी बातें। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के सासाराम और गया में चुनावी रैली को संबोधित किया और उसके बाद उन्होंने भागलपुर में लोगों को संबोधित किया। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार में पीएम मोदी का स्वागत किया। हालांकि इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार अमित शाह के प्रमाण पत्र के लिए तरस रहे हैं, लेकिन उनका इंतजार अब खत्म हो गया है। बिहार में पीएम मोदी की चुनावी रैलियों के बाद चिराग पासवान ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार आते हैं और पापा को एक सच्चे साथी के
के जैसे श्रद्धांजलि देते हैं। ये कहना कि पापा आखिरी सांस तक उनके साथ थे मुझे भावुक कर गया। एक बेटे के तौर पर स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का ये स्नेह और सम्मान देकर मुझे अच्छा लगा। प्रधानमंत्री जी को उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। तो इस तरीके से अब ये भी बीजेपी एलजेपी के निकल के आ रहे हैं। हालांकि कई जेडीयू नेता इस पर नाराज भी बताए जा रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल नियुक्तियों में भ्रष्टाचार करने वालों की एकमात्र जगह जेल, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। जी हां, दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में नौकरी का एकमात्र मानक मेरिट है। पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ योग्य उम्मीदवारों को ही नौकरियां मिलेगी, इसमें गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। और इसके साथ ही बावजूद इनके नियुक्तियों में भ्रष्टाचार हुआ तो दोषियों को जेल में ही ठिकाना मिलेगा। मुख्यमंत्री शुक्रवार को यहाँ पर अपने सरकारी आवास पर 3317 सहायक शिक्षकों को पदस्थापन एवं नियुक्ति पत्र विवरण के दौरान वर्चुअल बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार किया तो जेल ही जगह होगी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल धुंध की चादर में लिपटा दिल्ली एनसीआर, कुछ इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार। जी हाँ, सर्दी जैसे जैसे करीब आ रही है, दिल्ली एनसीआर की आहो हवा दिनों दिन बिगड़ती चली जा रही है। शनिवार को दिल्ली एनसीआर जहरीली धुंध की चादर में लिपटा रहा, जहां एक तरफ इलाकों में धुंध इतनी ज़्यादा थी कि पास की चीज़ों भी नज़र नहीं आ रही थी। वहीं गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो दिल्ली के कई इलाकों में ये शुक्रवार सुबह 400 के पार भी नजर आया। अधिकतर इलाकों में 300 के पार भी दर्ज किया गया था। दिल्ली के अलीपुर में सुबह 6 बजे की गुणवत्ता भी 436 को दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आती है। तो दिल्ली में कजरी सरकार पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है, जिसके बाद पोल खुल गई है केजरीवाल की। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने भी बिहार में की रैली। राहुल ने तो पूछा पीएम मोदी का भाषण कैसा लगा, अच्छा लगा कि अच्छा नहीं लगा। राहुल गांधी ये बिहार में पूछने गए थे। जी हाँ, दरअसल राजद प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नवादा से हिसार पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा है कि जब बिहार के युवा आज रोजगार मांग रहे हैं तो पीएम रोजगार नहीं दे रहे हैं। पीएम मोदी देशभक्ति के सपने दिखा रहे हैं और पीएम मोदी तमाम तरीके की बात कर रहे हैं। अब आप बताइए, अगर देशभक्ति पीएम मोदी सिखा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? लेकिन राहुल गांधी को शायद देशभक्ति पाठ जो है, देशभक्ति का पाठ समझ में नहीं आता है। उनको तो केवल एक खास समुदाय के लोगों को खुश करना होता है। यही कारण है कि राहुल गांधी ने जनता से पूछ लिया कि बताइए पीएम मोदी का भाषण कैसा लगा, तो जनता बीच में खड़ी होकर बता दिया है कि पीएम मोदी का भाषण सबसे अच्छा लगा। इसके बाद राहुल और तेजस्वी यादव ने फिलहाल अपना बोल वचन किए हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर उइगुरों पर चीन के अत्याचारों की कनाडा ने किया सख्त निंदा। चीन पर कार्रवाई के लिए तमाम देशों के एकजुट आने की अपील की। दरअसल चीन के उइगुरों के साथ बातचीत उइगर और तुर्क समुदाय पर दमन दुनिया में छुपा नहीं है। इस मुद्दे पर बीजिंग की आलोचना करते हुए वाले देशों में नाम कनाडा का जुड़ गया है। कनाडा ने जिनजियांग प्रांत में अल्पसंख्यक उइगर मुस्लिमों को लेकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के खराब बर्ताव की भी निंदा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि फिलहाल बड़े पैमाने पर जिस तरीके से हिरासत लिया गया है, ये अमानवीय व्यवहार, जबरन मजदूरी, व्यापक निगरानी और आबादी नियंत्रण उपाय शामिल हैं। इसके साथ ही कैनेडियन के सांसदों ने चीन के एक सुर में चीन के खिलाफ तमाम सेकुलर देशों को और डेमोक्रेटिक देशों के एक साथ आने के खिलाफ आकर चीन के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध छेड़ने की भी बात कही गई है। ऐसे में आपको बता दें कि चीन के खिलाफ कनाडा का ये बयान अपने आप में सामरिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और चीन को एक बड़ा झटका मिल सकता है। तो दोस्तों फिलहाल अगर बात करें तो आज की बड़ी खबर में इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।